जय हिंद दोस्तों, सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, और नहीं चल रही तो स्टार्ट करो पढ़ाई, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। टाइम ही कैसे गुजर रहा है किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो अच्छे से, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट जरूर लगाते रहो, एक दो लगाते रहो। पूरे सब्जेक्ट का ना लगाओ, बट सब्जेक्ट वाइज एक दो टेस्ट जरूर लगाते रहो बीच बीच में, ठीक है। और अगर जो हम नहीं कर लगाने का मन हो रहा तो हम तो करा ही रहे हैं, तो यहाँ से आप लोग करते रहो आराम से। और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो यार। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा पूछा है। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा है, आदिकाल का संभावित समय आरंभ कौन सा माना जाता है। तो इसमें से कौन सा माना जाता है हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 1050 विक्रम संमत जो है आदिकाल का समय पीरियड माना जाता है। ऑप्शन डी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है। निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है। तो निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत जो है वह कौन हो जाएंगे हमको बताना है। तो देखो इसका सही आंसर जो होगा हमारा सुंदर दास हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, सूर सागर किसकी रचना है हमें बताना है। तो इसमें सूर सागर जो रचना दी गई है यह किसकी हो जाएगी। तो यह जो है आपकी सूरदास जी की हो जाएगी। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। इसमें निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है। तो इसमें ललित गीतों का संग्रह जो हो जाएगा वह कौन हो जाएगा हमें बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर हो जाएगा गीतिका हो जाएगा। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्या हमारा, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तन किया तो किसने किया था हमको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा अज्ञे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा हमारा। काशी का 80 किसकी रचना है। तो काशी का 80 जो है वह किसकी रचना हो जाएगी हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा काशीनाथ सिंह की हो जाएगी। ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है इसने, अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है। तो अशोक के फूल जो है यह किसकी प्रसिद्ध निबंध हो जाएगा हमें बताना है। तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हो जाएगा। ऑप्शन सी जो दिया है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना और पुरस्कार कौन सा जोड़ा सही है। तो इसमें से कौन सा जोड़ा सही दिया है हमें बताना है। तो देखो ढाई घर साहित्य अकादमी पुरस्कार, ढाई घर जो है ढाई घर साहित्य, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। या तो सेकंड में क्या दिया है, आवा आवा जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। या अर्धनारीश्वर जो है इसके लिए इनको व्यास सम्मान प्रदान किया गया। बेमान नताली बेमान के लिए इनको नताली पुरस्कार प्रदान किया गया। तो हमको बताना है इसमें कौन सा जोड़ा है जो सही है गिरिराज किशोर से संबंधित। तो इसमें जो ऑप्शन ए दिया आपका ढाई घर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्रदान हुआ था इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। तो इसमें से कौन सम्मानित नहीं है हमें बताना है। तो मन्नू भंडारी जो है यह इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य का कौन सा प्रकार है। तो इसमें कौन सा प्रकार हो जाएगा हमें बताना है। तो इसमें कर्मवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी, वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो इसमें मुहावरे का कौन सा विकल्प जो है वह दर्शा रहा है हमको बताना है। तो देखो इसका जो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कुछ समझ में ना आना। तो अर्थात चकराने लगना, तो उसका हो जाता है कुछ समझ में ना आना। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, संचारी भावों की संख्या कितनी है। तो इसमें संचारी भावों की संख्या बतानी हमको कितनी है, ठीक। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा 33 हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न संख्या 13, 14, 15 का सही जवाब चुनना है। तो पैराग्राफ है, देश प्रेम का वह अंश है जिसका आलंबन है सारा देश, उसमें व्याप्त प्रत्येक कण अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन, पर्वत इत्यादि तो है इसमें सब व्याप्त है। यह एक सहचार्यगत प्रेम है अर्थात जिसके सानिध्य का हमें असभ्य पड़ जाता है, उसके प्रति लोभ या राग हो जाता है। कोई भी व्यक्ति सच्चा देश प्रेमी कहला सकने का समर्थ तभी रखेगा जब वह देश के प्रत्येक मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, गुल, पेड़, पत्ते, वन, पर्वत, नदी, निर्झर आदि से सभी को अपनत्व की भावना से देखेगा। इन सबकी शुद्धि करके विदेश में भी आंसू बहाएगा। जो व्यक्ति राष्ट्र के मूलभूत जीवन
को भी नहीं जानता, उसके बाद भी देश प्रेमी होने का दावा करे तो यह उसकी भूल है। जब तुम किसी के सुख दुख के भागीदारी ही नहीं बने तो उसे सुखी देखने का स्वप्न की तुम कैसे कल्पना करोगे। ठीक, आगे क्या है, उससे अलग रहना, उससे अलग रहकर अपनी बोली में तुम उसके हित की बात करो, पर उसमें प्रेम के मधुर जैसे भाव नहीं होंगे। प्रेम को तराजू में तोला नहीं जा सकता है, ये भाव तो मनुष्य के अंतःकरण से जुड़े हुए हैं। परिचय से प्रेम की उत्पत्ति होती है। यदि आप समझते हैं कि आपके अंतःकरण से राष्ट्र प्रेम के भाव उजागर हो तो आप राष्ट्र के स्वरूप से परिचित हो जाइए और अपने को उसके स्वरूप में समा जाने दीजिए। तभी आपके अंतरात्मा में इस इच्छा का सचमुच उदय होगा कि वह हमेशा कभी न छूटे, उसके धन धान्य की वृद्धि हो, सभी सुखी हों। ठीक है, अब हमको बताना है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम का अवलंबन क्या है। तो देश प्रेम का जो अवलंबन होगा जाएगा वह क्या होगा हमको बताना है। तो पूरा देश हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी जो होगा इस आंसर का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार सहचारीगत प्रेम का क्या अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा हमको बताना है। तो देखो, साथ साथ रहकर विकसित हुआ प्रेम, यह जो है इसका सहचारी का अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या है हमारा, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार प्रेम को कैसे मापा जाता है हमको बताना है। तो प्रेम को है जो किस तरह से मापा जाता है हमें बताना है। तो अंतःकरण के सच्चे भाव से मापा जाता है, ऑप्शन डी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमसे क्या पूछा है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो बघेली बोली का उपबंध इनमें से किस उपभाषा से है। ठीक है, तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा वह हो जाएगा पूर्वी हिंदी से। बघेली बोली का जो संबंध है वह आपका पूर्वी हिंदी से हो जाएगा। बघेली बोली का संबंध पूर्वी उपभाषा से, सही आंसर हो जाएगा आपका सी, पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती। तो मथुरा आगरा में जो है आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है, ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्य करता है। तो इसमें किस विभाग के तहत यह कार्य करता है हमको बताना है। तो राजभाषा विभाग के तहत यह कार्य करता है, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। तो इसमें से दाता शब्द का स्त्रीलिंग हमें बताना है, क्या हो जाएगा। तो दाता का दात्री हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हल्दी का तत्सम शब्द क्या होगा। हल्दी का क्या होता है, हरिद्रा हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ईश्वर को ना मानने वाला, तो यह क्या हो जाएगा, नास्तिक हो जाएगा। जो ईश्वर को मानता है वह आस्तिक हो जाएगा। जो ज्ञानी है वह ज्ञानवान अर्थात पंडित हो जाएगा। जिसके माता पिता हो आपका सनाथ हो जाएगा, जिसके माता पिता ना हो अनाथ हो जाएगा। तो हमको इसके बताना है ईश्वर को ना मानने वाला, तो ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक हो जाएगा, ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। मेरा सारा दूध छोटी बिल्ली पी गई, वाक्य में कितने पदबंध है इसमें हमको बताना है। पदबंधों की संख्या इसमें कितनी है। तो इसमें जो पदबंध की संख्या है आपकी 3 की गई है, ऑप्शन बी जो होगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका हमको चयन करना है। तो इसमें है आपका छत्र छाया, यह आपका गलत हो जाएगा। छत्र छाया होता है ना, छत्र छाया। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा छत्र छाया, ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा इसका। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें हमको बताना है। तो विभाग होता है ना, विभाग, ऑप्शन ए जो दिया है इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा विभाग। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का हमें चुनाव करना है। 3 नगर का नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए। तो 3 नगरों के जो होता है नाम बताइए, ऑप्शन बी जो होगा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, 3 नगरों के नाम बताइए। अगला क्वेश्चन हमारे से क्या पूछा है, सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य में शुद्ध क्या होगा। तो सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, तो सभी मिलकर स्कूल जाते हैं या इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। सभी मिलकर नहीं होना चाहिए, सॉरी माफ करना, सभी साथ स्कूल जाते हैं, या जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। कोई काम या कुछ जब कार्य होता है उसमें मिलकर प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लेकिन साथ जाते हैं, सभी साथ स्कूल जाते हैं, या इसका ज्यादा सही है। वह तुम और हम बाजार जाएंगे, वाक्य में शुद्ध कीजिए। तो इसमें हमको शुद्ध बनाना है, क्या हो जाएगा। तो इसमें देखो तुम वह हम, तो यार पहले हम आएगा ना, हम से इसमें कौन सा है, हम से तो एक ही है, हम फिर तुम फिर वह बाजार जाएगा, हम तुम और वह बाजार जाएगा। तो ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही काम को
चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण करना है। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए। डट डट उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य डट डट होने तक बीच में नहीं रुकेंगे। तो मतलब इसमें क्या कहा, गणेश जी ने महाभारत लिखने को तैयार हो गए डट डट उन्होंने, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठ लेने के बाद काव्य किंतु होगा यार, किंतु तैयार हो गए, किंतु ऑप्शन डी बैठेगा ना, समाप्त होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, निम्न में से क्या काल कहलाता है। तो इसमें क्या काल कहलाता है हमको बताना है। तो देखो इसका जो हमारा सही आंसर जो होगा, क्रिया के घटित होने का समय जो होता है वह आपका काल कहलाता है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। वाच्य क्या है हमसे पूछ रहा है, तो वाच्य क्या है हमें बताना है। तो वाच्य जो है क्रिया का रूपांतरण हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। काक पद का उपयोग कब होता है हमको बताना है। जो काक पद है इनका उपयोग हम लोग कब करते हैं, तो छूटे हुए अंश के लिए काक पद का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, अगला पूछा है पस्त होना का अर्थ क्या होता है। पस्त होना मतलब हार जाना। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, अब तब करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो अब तब करना क्या होता है, मतलब बहाना बनाना। अब तब करना बहाना बनाना। ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होता है जबकि मुहावरा होता है डॉट डॉट। तो मुहावरा क्या होता है हमें बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर हो जाएगा वाक्यांश होता है मुहावरा। ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। गुड़ ना दे गुड़ की डॉट डॉट, इस लोकोक्ति को उचित विकल्प से पूर्ण करना है हमको। तो गुड़ ना दे गुड़ की, तो यह क्या हो जाएगा हमको बताना है इसका सही आंसर। तो इसमें जो देखो सही आंसर जो हो जाएगा हमारा सी बात तो करे गुड़ गुड़ ना दे गुड़ की, सी बात तो करे, इस लोकाती पूरी होगी इस तरह से। तो ऑप्शन हमारा सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। भक्ति रस में पृष्ठापक आचार्य इनमें से कौन से हैं। तो पृष्ठापक आचार्य हमको बताना है इनमें से कौन है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा रूप गोस्वामी जो है इसके पृष्ठापक आचार्य हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कवित्त छंद का भेद कौन सा नहीं है। तो कवित्त छंद का भेद नहीं हमें बताना है। तो देखो इसका हमारा जो सही आंसर जो होगा वह हमारा इसमें मतंगयंद जो है यह आपका कवित्त छंद का भेद नहीं है। ऑप्शन डी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, अलंकार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें हमको गलत कथन का चयन करना है। तो उपमा के सदृश की प्रधानता होती है और रूपक में तदात्मक की, तो यह सही है। इसमें रूपक में तदात्मक अर्थात अभेद की जो होता है प्रधानता होती है। ठीक है, रूपक में उपमेय में उपमान का आरोप होता है, उत्प्रेक्षा में संभावना का होता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। और तीसरा क्या दिया है, यमक में केवल शब्दों की आवृत्ति होती है, लटानुप्रास में शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति होती है। ठीक है, तो हमारा जो इसका ये भी आपका सही दिया है इसमें, और उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई गलत नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। तो कौन सा हो जाएगा हमें बताना है। तो देखो कानन कठिन भयंकर भारी, यह जो है आपका अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अखिया हरि दर्शन की भूखी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अखिया हरि दर्शन को की भूखी, तो हमें बताना है इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका मानवीकरण जो है इसमें अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह सीरीज हम लोग यह टेस्ट हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।